charge, it is the work done to move a unit positive charge from infinity. Good evening, sir. Good evening बेटा. It is the work done to move a unit positive charge. बेटा चैप्टर 2 है, जल्दी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग डाल के लिखो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग डाल के लिखो. It is the work done to move a unit positive charge from infinity to a point, from infinity to a point inside the electric field. It is the work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field. ठीक है बेटा. बच्चों मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है. तो सुनो ध्यान से बेटा. जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं इस पॉइंट चार्ज की वजह से. सुनो ध्यान से इधर बेटा. मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे. पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. बेटा अगर आपसे शॉर्ट में पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है. लेकिन कैसा वर्क डन है? यूनिट चार्ज पे वर्क डन है. तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है? इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब जब बेटा वर्क डन करना होगा तो कहीं से किसी चीज को लेके कहीं पे रख रहे होंगे. तो कहां से कहां तक? तो बेटा इंफिनिटी से उस पॉइंट पे. किस पॉइंट पे? तो इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक, जैसे बेटा ये चार्ज है तो ये अपना चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा ना. तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे रखने में जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. लिख लिया बेटा? आप सुनो ध्यान से. अब यहाँ इंफिनिटी का मतलब क्या है? ठीक है ना. देखो सारे वर्ड का मतलब समझते चलेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब बेटा इंफिनिटी का मतलब क्या है? तो जैसे बेटा ये चार्ज है तो इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये एक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? इट इज द सराउंडिंग अराउंड द चार्ज. तो बेटा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं तक इफेक्ट होगा. जैसे मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां तक इफेक्ट है, इस पॉइंट तक, ये जो हमने चारों तरफ बनाया यहां तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है. इफेक्ट है मतलब इसके बाद अगर कोई भी चार्ज होगा तो उसके ऊपर ये फोर्स बहुत कम लगाएगा. बेटा इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर प्लस चार्ज लाओगे तो प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, माइनस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो बेटा देखो इस पॉइंट पे अगर मान लो मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इसका मतलब क्या? इंफिनिटी क्या होगा? इस डॉटेड लाइन के बाहर कोई भी पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज इंफिनिटी. इसके बाहर एनी पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज इंफिनिटी. बेटा व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी मतलब जहां पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा? इंफिनिटी. तो फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है. किस पे वर्क डन है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे. क्या करने में? उसको इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में वर्क डन है. इंफिनिटी क्या है? तो जिस चार्ज का आप पोटेंशियल निकाल रहे हो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ दूरी तक असर होगा, इफेक्ट होगा. उस इफेक्ट के बाहर कोई भी पॉइंट है तो वो क्या है? इंफिनिटी है. अब सुनो बेटा टेक्निकल चैलेंज. अब अगर मान लो एक कूलम चार्ज को मैं यहां से लेके इसके अंदर आ रहा हूं, यहां से लेके मुझे यहां लाना है बेटा. इसमें जो वर्क डन होगा, एक कूलम की बात है ना, यूनिट चार्ज की बात हुई है ना, इसमें जो वर्क डन होगा उसे ही हम पोटेंशियल कहेंगे. ठीक है बेटा. लेकिन बेटा एक कूलम चार्ज आप ला ही नहीं सकते. क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा चार्ज होता है एक कूलम चार्ज. तो बेटा आप ला ही नहीं सकते एक कूलम चार्ज. अगर एक कूलम चार्ज आएगा तो इनका ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. क्योंकि 1 कूलम इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है. तो उसके लिए हम बेटा बलि का बकरा खोजते हैं और क्या बोलते हैं? 1 कूलम नहीं ला सकता ना, Q कूलम तो ला सकता हूं बेटा. Q कूलम. अब इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज. क्या बोल देते हैं इसको? टेस्ट चार्ज. ये बेटा मैं 1 कूलम क्यों नहीं ला सकता? 1 कूलम में इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है. मैंने एग्जांपल दिया था कि एक एक कूलम नोएडा के 2 टावर पे रख दो, उनको इतना फोर्स लगेगा जैसे 90 करोड़ केजी ने मारा हो. ठीक है ना. तो बेटा इसका मतलब मैं Q कूलम लाऊंगा तो बेटा मैं ये क्या करूंगा कि Q कूलम पे वर्क डन निकाल लूंगा. Q कूलम पे जो वर्क डन होता है वो निकाल लूंगा. ठीक है बेटा. तो एक कूलम पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? यूनिटरी मेथड. 10 मैंगो का दाम 50 रुपए है तो एक मैंगो का दाम कितना होगा बेटा? 5 रुपए.
तो बेटा Q कूलम पे चार्ज अगर W है तो एक कूलम पे चार्ज कितना होगा, W बाई Q। और बेटा जो W बाई Q होगा उसे ही मैं क्या कहूंगा, पोटेंशियल, और उसका सिंबल क्या होगा, V। बेटा पोटेंशियल का सिंबल क्या होगा, V। और बेटा उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी वोल्ट। उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वोल्ट। और शॉर्ट में इसको किससे लिखेंगे, V से। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बेटा चैलेंज समझ में आ रहा है? एक कूलम का चार्ज मैं ला ही नहीं सकता, इसलिए मैंने बलि का बकरा टेस्ट चार्ज खोजा। टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो मैंने बताया था टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है। बेटा अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हुआ तो ये अपना भी तो कुछ फील्ड क्रिएट करेगा ना, तो इसके ओरिजिनल फील्ड को क्या कर देगा, डिस्टर्ब। तो हम टेस्ट चार्ज को मैंने बताया था इतना छोटा लेते हैं जैसे जीरो के बराबर, लेकिन जीरो नहीं, जैसे 0.00000001 इतना छोटा चार्ज लेते हैं ताकि इसका कोई इंफ्लुएंस इसके फील्ड पे ना पड़ सके। बच्चों डन है यहां तक? अब देखो मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं वर्क डन निकालूंगा और वर्क डन निकाल के उसको Q से डिवाइड करूंगा। तो बेटा वर्क डन निकालने में अब हमें यहां यूज होगी इंटीग्रेशन। किसकी यूज होगी, इंटीग्रेशन के। ये डिराइवेशन है, ये पहला डिराइवेशन है इस चैप्टर का। अब हमें किसका यूज होगा बेटा, इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो अभी ये बना लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या हो सकता है। बनाया है, समझ में? ठीक है बेटा, ठीक है आपको? देखो ये पॉइंट भी बना लो, ये पॉइंट मान लो R डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है, ठीक है बच्चों। सेंटर से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक है, बना लिया। अच्छा सुनो, बना लिया ना सबने? अब एक और बात ध्यान दो बेटा, देखो अब ध्यान दो। अब देखो बेटा, अब इसको ये वर्क डन, अच्छा ये चार्ज अपने आप तो आएगा नहीं बेटा, एक प्लस है दूसरा प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो बेटा प्लस के पास प्लस तो आएगा नहीं, अगर नहीं आएगा तो इसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। तो बेटा जबरदस्ती लाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है। वो फोर्स किसका है, तो वो फोर्स मान लो एजेंट का है, कोई बाहर वाला पर्सन होगा, बाहर वाला एजेंट होगा जो उसको लेके आएगा। तो बेटा उसका जो वर्क डन होगा वही यहाँ पे यूज होगा। अरे अभी क्या बोला, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना। तो बेटा वर्क डन कोई करेगा ना, वर्क डन अपने आप थोड़ी होगा। तो जो वर्क डन कर रहा है उसका नाम मैंने एजेंट रख दिया, एजेंट। अच्छा बेटा इस पॉइंट पे अगर मैंने कोई चार्ज रखा है, कोई चार्ज मान लो स्मॉल क्यू रखा है, तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लाने वाले का अंदर की तरफ और एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की तरफ। सही बोल रहा हूं क्या? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो, या ये चार्ज भी तो एक फोर्स लगाएगा जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा हूं बेटा। बात समझ रहे हो बेटा? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अरे बाहर क्यों लगेगा, समझ में आ रहा है आपको? बेटा प्लस प्लस है तो रिपल करेगा ना, तो रिपल करेगा तो बाहर लगेगा, दो फोर्स लगेगी नहीं लगे। तो देखो बेटा अगर ये प्रोसेस आपको बहुत स्लोली करना है, स्लोली करना है जिससे इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना है, तो बेटा हम अगर इस प्रोसेस को बहुत स्लो करते हैं तो हमेशा हम मानते हैं कि एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ ई। बेटा अगर कोई चीज बहुत स्लो मूव कर रहा है ना, तो आप मान सकते हो ना कि दोनों तरफ लगने वाले फोर्स क्या है, बराबर है, क्योंकि उसका वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है। बेटा मान लो एक बड़ा होता है एक छोटा होता तो इधर की तरफ एक्सेलरेट करता, बेटा जो बड़ा रहता है उसकी तरफ। अरे फोर्स जब अनबैलेंस होता है तो एक्सेलरेशन आता है कि नहीं, और एक्सेलरेशन आता है तो स्पीड बढ़ता है कि नहीं। तो अभी मैं मान रहा हूं कि ये प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा है, इसके कारण बेटा एफ ए और एफ ई दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो सुनो बेटा हमारे पास दो ऑप्शन है। अभी इस केस में हमारा जो वर्कडन था वो कौन सा वाला था, वर्कडन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड था या वर्कडन बाय एजेंट था? तो बेटा इस केस में हमारा वर्कडन बाय एजेंट था। बेटा डेफिनेशन पढ़ो कि जिसने लाया उसका वर्कडन निकालना है। तो बेटा लाने वाला कौन है, एजेंट है ना, तो एजेंट का वर्कडन निकालना है। तो बेटा देखो यहाँ पे एक फंडा होता है कि एजेंट जितना वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वर्कडन निकाल लेते हैं क्योंकि एजेंट के फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकाल लेते हैं और उसमें माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, उसका नेगेटिव साइन वर्क डन होगा एजेंट का, नेगेटिव साइन वर्क डन होगा एजेंट का, उल्टा वर्क डन। तो डायरेक्ट बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है। अच्छा देखो बेटा, मैं अब क्या करने वाला हूं, मुझे चाहिए वर्क डन बाय एजेंट, तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस ऑफ वर्क डन बाय, माइनस क्यों? क्योंकि बेटा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, वो दोनों अपोजिट। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो 10 अब देखो थोड़ा बेसिक जा रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, पता है आपको? या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा होगा ना। तो बेटा देखो, अगर एक चार्ज है, एक लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं इधर और एक लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर, बेटा डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका हो रहा है ऐसे, ये F1 है F2 कर लो, तो बेटा F2 का वर्क डन पॉजिटिव आएगा और F1 का वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। बेटा अब फिर कैसे? यहां पे cos 0 बनेगा F2 के केस में और F1 के केस में क्या बनेगा? cos 180। तो बेटा इसीलिए मैंने लिखा है कि एक का जो वर्क डन निकलेगा दूसरे वाले के माइनस होगा। समझ में आया ना? हालांकि थोड़ा सा 11th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, मतलब दो फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट है बेटा और कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो एक का जो वर्क डन होता है वो दूसरे के नेगेटिव में होता है। जैसे एक ने 100 जूल वर्क करा तो दूसरे का वर्क डन कितना होगा? -100 जूल। ठीक है बेटा, तो अभी देखो वर्क डन बाय एजेंट निकालना हो तो दैट विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना बेटा? तो अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालें? तो बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा एक और बात बेटा, वर्क डन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एफ डॉट एस या एफ डॉट एस, एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब एफ की वैल्यू कांस्टेंट हो। बेटा ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब एफ की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर आपका एफ का वैल्यू वेरिएबल है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, एफ डॉट डीएस करना पड़ेगा बेटा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां अभी पहचानो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो कूलम्स लॉ से बताओ। यहां पे चार्ज क्यू रखा है, यहां पे एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा है, मान लो ये दोनों अभी एक्स दूरी पे हैं, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो बेटा इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा ना, कितना लगेगा? कितना लगेगा रुद्र? कूलम्स लॉ बैठे बैठे बताओ, कूलम्स लॉ क्या होता है? क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बेटा इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू के इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, अगर जैसे जैसे मैं चार्ज पार्टिकल को पास ला रहा हूं तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, चेंज होगी कि नहीं होगी? बेटा जब मैं चार्ज पार्टिकल को पास लेके आऊंगा तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं? अरे बेटा एक्स की वैल्यू चेंज होगी ना, तो अगर एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? तो बताओ फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है ना, तो बेटा अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? बेटा इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स क्या है? वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है, देखो ये सब बता रहा हूं फिर डायरेक्ट, हालांकि इसका डायरेक्ट भी रटवाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समझ के करोगे तो आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कौन से चीज को हम क्यों कर रहे हैं बेटा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे और उसमें माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एजेंट। तो वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल्स टू, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, यहां ऊपर लिखा ही हुआ है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन चेक कर लो, कितना होगा? के क्यू क्यू अपॉन, पिछले वाले केस में देख लो, पिछले वाले केस में बेटा इसका आंसर क्या होगा? देखो ये वाला डिस्टेंस को मैं भी x मान रहा हूं, x मान रहा हूं, बट बेटा मान लो x पॉइंट पे ऑलरेडी है वो चार्ज, अब उसके बाद इसको मैं फर्दर आगे ला रहा हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है बेटा, तो देखो अब मैं इंटीग्रेट कर, अभी x पॉइंट पे ऑलरेडी वो चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा फोर्स बच्चों? कूलम्बिक, बताओ, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट लगता है ना, इंटीग्रेशन में लिमिट लगता है कि कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है। तो बेटा x की लिमिट लगाएंगे हम, कहां से कहां तक? इंफिनिटी टू r,
बेटा उसको लेके कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से, और लेके कहां पे आ रहे हैं, आर तक। तो बेटा अब देखो नेक्स्ट स्टेप में के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया। एक और स्टेप बोलो तो लिख दूं, एफ ई डी एक्स, ठीक है बच्चों, एफ ई डी एक्स करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा बेटा। और इसका लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। अब देखो कितने लोग को इंटीग्रेशन आता है वो तो देखने की बात है। अब माइनस के क्यू क्यू, बेटा ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ 1/x² dx, ठीक है ना। देखो रियल डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होती है, वो तो मैंने आपको पीछे चीजें बता रहा था। अब देखो बेटा यहां लिमिट क्या रहेगी, इन्फिनिटी टू आर, इसका इंटीग्रेशन। बेटा कितने लोग को ये फॉर्मूला पता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है, x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, होता है ना। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये पता होना चाहिए आपको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के क्यू क्यू, और बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर -2। बेटा देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को -2 लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बताओ क्या हुआ आरुष, बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाके -2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स। बेटा यहां लिमिट है 0 से, सॉरी आर से, सॉरी इन्फिनिटी से आर, ठीक है। बेटा अब एक्स, ये फॉर्मूला लगाओ, ये मैं मिटा दूंगा, ये साइड में लिख लेना, ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ एक्स टू द पावर एन वाला, तो एक्स टू द पावर एन वाला, तो बेटा एन की वैल्यू कितनी है, -2, एन की वैल्यू कितनी है बेटा, -2। तो अगर एन की वैल्यू -2 है तो माइनस के क्यू क्यू, बेटा इसका इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। अरे मैं सही बोल रहा हूं क्या, सही बोल रहा हूं ना। फिर यहां लिमिट लगेगा बेटा इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। तो ये वर्क डन बाई एजेंट कितना आएगा बेटा, वर्क डन बाई एजेंट आएगा माइनस के क्यू क्यू, के क्यू क्यू ये क्या आएगा, x का पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। बेटा यहां लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर। अरे सबसे डिफिकल्ट डेरिवेशन है भाई, इसलिए इसको स्टार्ट चैप्टर में सबसे पहला, हालांकि इसका फॉर्मूला बहुत आसान आता है लेकिन ये डेरिवेशन बोर्ड में आती है, हाँ ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में आती है। तो x टू द पावर -1, देखो बेटा ये -1 बाहर लेके इसको प्लस बना सकते हो आप, तो प्लस हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू। बेटा ये प्लस कैसे हुआ, -1 प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हो। तो बेटा यहाँ x टू द पावर -x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x इन्फिनिटी टू आर। अब जितने लोग को ये नहीं समझ में आ रहा ना, उनका इंटीग्रेशन कमजोर है, ये बात समझ लेना। और इंटीग्रेशन मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ाया था, मैंने एक उस बेसिक वाली क्लास में कौन था, दीपांशु था, आदित्य भी था, मैंने उस दिन डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, अब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। बेसिक मैथ का कल गुड फ्राइडे छुट्टी रहेगा तो कल ही पढ़ा दूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। सर वो लिमिट v से r से v कैसे हो गई, ए रुको रुको बेटा, v नहीं है, हे भगवान, अरे करण जो समझ रहे हो वही है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, वही सही सही हो समझ रहे हो ना, वो आ रही है बच्चों, वो लिखने में फ्लो में चीजें बिगड़ गई है, लेकिन आपको वही समझना है। के क्यू क्यू, बेटा लिमिट में सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू डलती है 1/r। अब जिनको एकदम नहीं समझ आ रहा है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू डलती है, माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू डलती है, ठीक है ना। 1/∞ क्या हो जाता है, 0, 1/∞ क्या होता है, 0। तो फाइनल वर्क डन कितना आया, WA कितना आया, WA आया बेटा के क्यू क्यू अपॉन आर। लेकिन क्या हम WA खोज रहे थे, हम तो V खोज रहे थे ना, तो V इज इक्वल्स टू क्या था बेटा, V इज इक्वल्स टू था WA/Q, तो Q से डिवाइड कर दो, तो यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, KQ/R। बेटा ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, नोट कर लो।
बोलो, हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ, हाँ डाउट डाउट, हाँ बोलो। एक्स टू द पावर -2 + 1 से लेके -2 + 1, तो बेटा देखो -2 + 1 करोगे तो -2 + 1 क्या होता है बताओ? -1, आरुष -1 ना। तो बेटा x का पावर -1 हुआ, और नीचे भी -2 + 1 है तो -1 हुआ। ठीक है बेटा, अब ये -1 मतलब माइनस साइन बाहर ले लो, या -1 बाहर ले लो, तो ये -1 इस माइनस को प्लस बना देगा। बेटा इस माइनस को प्लस बना देगा ना, तो इसीलिए KQX लिखा। और बेटा x का पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/x। तो बेटा इसको 1/x लिख लिया। बेटा ये यहां से आया ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो लगाओगे ना। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के आया था -2 + 1 अपॉन -2 + 1। बेटा फॉर्मूला लगाओगे ना इंटीग्रेशन का, उससे आया है ये। अरे ये इस क्वेश्चन में जो था ना वो ऊपर ही था, बाकी तो मैथ है। मैथ मतलब इंटीग्रेशन है, बाकी अगर थोड़ा बहुत जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। कल गुड फ्राइडे अगर सबका ऑफ रहेगा तो थोड़ा पहले बुला के इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बेटा ये फाइनल फॉर्मूला है, लास्ट वन। ये वाला पेन किसने कर दिया है भाई? ये फाइनल फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू KQ, V इक्वल टू KQ/R। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R²। याद है सबको? E इक्वल टू क्या होता है? KQ/R²। अब V भी याद रखो, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। KQ/R, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। आ रहा दीपांशु समझ में? दिव्या आ रहा है बेटा? दीक्षा श्रुति आ रहा है? इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है बेटा तो वो अलग बात है, अदरवाइज देख लो थोड़ा, ठीक है ना बेटा? हो जाए तो बता देना मुझे। हो गया बेटा? दिव्या हो गया? तनिषा जल्दी कर लो बेटा। वैसे मैं ये स्लाइड शेयर कर दूं, लेकिन 18 कैसे हो गई है? कमल सर ने अपनी शेयर कर ली है? ये 18 जल्दी कर लो। अच्छा मैं शेयर कर दूंगा अपना, ठीक है कोई बात नहीं। हो गया? डन बेटा, डन। अब सीधी सीधी बात सुन लो बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। हाँ लिख लो बेटा। इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। बार बार याद रखना, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। और बेटा इसका एक और फॉर्मूला रखना, याद रखना, W/Q। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। और बेटा W यहाँ पे वर्क डन बाई एजेंट होता है, एजेंट का वर्क डन होता है, ठीक है ना बेटा? जैसे जो उसको लाया उसका वर्क डन होता है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए तो मैं ये बेटा हो गया वैसे का? देखो इधर ध्यान से बेटा, फिर से लिख रहा हूं ताकि सबको क्लियर हो। व्हाट इज द पोटेंशियल? याद रखना मैं पूछूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मैं पूछूंगा ऐसे करके, तो आपको बताना होगा कि जैसे पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो बेटा ये R पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? KQ/R। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या है? KQ/R। सिंपल, इतना याद रखना। उतना बड़ा डेरिवेशन है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत छोटा है बच्चों। इसमें Q यू हैव टू पुट विद साइन। बच्चों जब मैंने स्केलर फॉर्म पढ़ाया था तो आपको, जब कूलम्स लॉ पढ़ा रहा था, और या E इक्वल टू जब KQ/R² मैंने आपको पढ़ाया था, तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि ये मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें Q का साइन नहीं पुट करते। अगर माइनस होगा तो भी प्लस पुट करते हैं, और साइन हम नहीं पुट, लेकिन यहां मैं आपको बोल रहा हूं पुट विद साइन, यहां आपको साइन पुट करना है। बच्चों ये बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर?
स्केलर है या वेक्टर? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? सुनो बेटा, ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा वर्क डन बाई क्यू है ना, वर्क डन क्या है? स्केलर, चार्ज भी क्या है? स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर, ठीक है ना। तो इसका अगर आपसे मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो ये बेकार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, फोर्स का हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है? नहीं हो सकता। फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? नहीं हो सकता। फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बेटा, डॉट प्रोडक्ट से आता है ना फ्लक्स, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। और इसको बेटा, इसको डायरेक्ट हम ऐड करेंगे। अरे जैसे स्केलर नंबर को आप डायरेक्ट ऐड करते हो ना, इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे हम, ये बहुत आसान होता है आगे, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इधर देखो क्वेश्चन बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे चार्ज रखा है 3 माइक्रो कूलम का, यहां पे चार्ज रखा है 6 माइक्रो कूलम का, ठीक है बेटा। इसका साइड है, इसका साइड है 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर ईच। बेटा इक्विलेटरल है तो तीनों बराबर होगा, तो ये पॉइंट का नाम दे दो रहा बेटा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। फाइंड द नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बेटा ए पे आपको नेट पोटेंशियल बताना है, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दिस इज द क्वेश्चन। लिखो करो, ए पे नेट पोटेंशियल बताना है बेटा, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे आपको नेट पोटेंशियल बताना है। बेटा करोगे? मैं करूं? बेटा कुछ नहीं करना है, इसके वजह से अलग लिख लो, तो इसके वजह से माइनस में आएगा और इसके वजह से प्लस में आएगा। जैसे इसके वजह से आया +50, मतलब इसके वजह से आया +50, इसके वजह से आया -20, तो आंसर कितना बचेगा? 30। यही तो करना है। तो इसके वजह से निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, इसके वजह से निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, खत्म कर दो। के की वैल्यू पता है ना बच्चों, के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 के की वैल्यू होती है ना। अरे फटाफट सॉल्व कर लो बच्चों। VA इज कितना होगा देख लो, के इंटू, डायरेक्ट लिखूं, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 इंटू बेटा -3 कूलम, -3 है तो -3 इंटू 10⁻⁻6, दिस डिवाइडेड बाई 9, बेटा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में करना होगा 9 इंटू 10⁻⁻2, बेटा माइनस करना पड़ेगा ना सेंटीमीटर को मीटर में, 10⁻⁻2 बेटा, फिर बेटा प्लस दूसरे वाले की वजह से लिखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। बेटा कर लोगे ना आप? तो अब क्या, काटा पीटी कर लो बस, काटा पीटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस बेटा सॉल्व कर लो बस, कुछ नहीं, यही है, यही है इसके अंदर। सर 3 × 10⁵ चलो करण ने आंसर बताया, बाकी लोग वेरीफाई करेंगे। 3 इंटू 10⁵ वोल्ट सही बता रहा है करण, वेरी गुड बेटा। बेटा कर लोगे ना? सॉल्व कर लो बस, थोड़ा सा मैंने डेटा ऐसा लिया फटाफट कट जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य देके सॉल्व कर लो।
अरे ऋषभ आया नहीं आया? 3 × 10⁵ पहले पढ़ो फिजिक्स। ठीक है बच्चों, डन। अरे कर लेना इसको, मैं नहीं, टाइम नहीं। अरे कर लोगे ना बच्चों, मैं आगे चलूँ ना? ठीक है, कर लेना सॉल्व। तनिषा कर लेना बेटा, दिक्कत होता पूछ लेना। आरुष, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है। ये याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, साइन को प्लस के साथ, मतलब प्लस माइनस के साथ पुट करना है। ये बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आसान ही है, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक दूसरा डेरिवेशन होता है। मैंने आपको बताया था डाइपोल के टोटल कितने डेरिवेशन होते हैं? 5। तो 3 डेरिवेशन आप पिछले चैप्टर में कर चुके। जिन्होंने नहीं किया है मैं करा दूंगा, ठीक है ना। साथ में बैकलॉग क्लासेस, अभी रसिका भी आ गई, तो फिर कल जिस दिन बायो क्लास रहेगी उस दिन करा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो सुनो, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनो, 3 हो चुका है बेटा, चौथा अब कराने जा रहा हूं, इसके बाद एक 5वां भी आएगा। 5 डिराइवेशन डाइपोल के, 5 गॉस लॉ के। ऐसे 4 ही बताया मैंने, 4 गॉस लॉ के। ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ लेना चाहिए एटलीस्ट, पास होने को जिनको जरूरत लग रहा है कि मुझे केवल पास होना, उनको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बेटा लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है बच्चों। इधर देखो, अब ध्यान से चलते हैं इधर थोड़ा। देखो, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे शॉर्टकट वाला डेवलप करूंगा। एक एनसीईआरटी वाला तरीका भी हो, 2 पेज का है, तो उधर मैं जाना नहीं चाहता। मैं हालांकि उससे भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। उससे एक शॉर्टकट है, उससे भी नंबर नहीं कटेगा, विश्वास रखो। मैं एएचई कोऑर्डिनेटर हूं, इसलिए आप इस बात पर विश्वास रख सकते हो कि कटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो इधर -q और +q, बेटा डाइपोल यही तो होता है। और बेटा ये इनके बीच के डिस्टेंस को हम 2a लेते हैं, 2a लेते हैं ना बेटा। 2a क्यों लेते हैं? क्योंकि डाइपोल से सारा डिस्टेंस हम मिड पॉइंट से मेजर करते हैं, इसीलिए लेंथ ऑफ डाइपोल को हम लोग 2a मानते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि 2a लिया जाए। तो बेटा ये a है, ये a है, सबको पता ही होगा। फिर बेटा देखो, इधर मान लो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है, और ये बेटा R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, और ये एंगल जो बना रहा है डाइपोल के साथ वो थीटा है। R डिस्टेंस पे और एंगल जो डाइपोल के साथ बना रहा है वो थीटा है। तो बेटा हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला बनाना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है ना, V = KQ/R। इसके अलावा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो बेटा अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे इस वाले से भी इसकी दूरी चाहिए, चाहिए ना बेटा, और मुझे इस वाले से भी इसकी दूरी चाहिए, चाहिए। तो बेटा इस वाले से इसकी दूरी को मैं R1 मान ले रहा हूं। बेटा मानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वेक्टर हटा दो, R1 ही मान लो। इस वाले की दूरी को मैं क्या मान ले रहा हूं बेटा? R1, आदत से ला जा रहा हूं, ठीक है। इस वाले को क्या बोलेंगे? R1, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, यहां तो दूरी है, इस बेटा इससे भी तो दूरी चाहिए ना, क्योंकि इसके वजह से पोटेंशियल लिखना होगा और इसके वजह से पोटेंशियल लिखना होगा। तो इससे जो दूरी होगी उसको मान लो R2 बेटा। लेकिन हमारे आंसर में ना तो R1 रह सकता है ना R2, हमारे आंसर में क्या रह सकता है? R और थीटा। ये बात याद रखना, क्योंकि R1 R2 आपने बनाया है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो आपको R1 R2 को लास्ट में हटाना पड़ेगा, और लास्ट में क्या लाना पड़ेगा? केवल थीटा और R। बच्चों ये R ये वाला डिस्टेंस है, R ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस है। तो देखो बच्चों, मैं अभी हम करते हैं शॉर्टकट।
तो इस वाले Vp पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P है, तो बेटा इस वाले चार्ज की वजह से कितना होगा? देखो बहुत सिंपल है, इस वाले चार्ज की वजह से कितना होगा? ये फॉर्मूला लगाऊंगा K इंटू क्यू अपॉन R1। अरे ठीक है ना, K इंटू क्यू अपॉन R1। इस वाले की वजह से कितना होगा बेटा? तो माइनस लगा दूं, माइनस बाहर आ जाएगा। अरे प्लस कर रहा हूं, मतलब ये मैं ये कर रहा हूं, K इंटू माइनस क्यू अपॉन R2। समझ में आ रहा है ना बेटा? अब इसके बाद क्या करो, के क्यू कॉमन ले लो, तो बेटा यहां क्या बचेगा? 1/R1 प्लस नहीं बचेगा, -1/R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को। एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लोगे बेटा तो के क्यू इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या आएगा? R1R2, और यहां क्या आएगा बेटा? R2 माइनस R1। बस अब यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, हो गया ना यहां तक? ठीक है, देख लो सबका सब ठीक चल रहा है यहां तक। अब आओ यहां पे कुछ भयंकर जंक्शन लेते हैं। देखो बेटा, हम ये मानेंगे कि ये डाइपोल बहुत छोटा है, वो डाइपोल बहुत छोटा है, तो डाइपोल बहुत छोटा है तो उसमें R2 माइनस R1 किसके इक्वल होगा? तो बेटा मैं एक काम करता हूं, यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं, ध्यान से देखना बेटा। अब मेरा पूरा एम इनको हटाना है, पूरा एम मेरा क्या है? R2 माइनस R1 और R1 R2 को हटाना है। तो बेटा मैं इस वाले पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो बेटा इस वाले पॉइंट से जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो मान लो इस पॉइंट का नाम M है, इनका भी कुछ नाम दे देता हूं, डिस्कशन में आसानी रहेगी। इनका नाम दे देता हूं बेटा P, और P तो ऊपर दे रखा है ऑलरेडी, इसका नाम दे दो N दे दो और O दे दो। ठीक है, तो बेटा बाई कंस्ट्रक्शन मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया, बाई कंस्ट्रक्शन MP इज इक्वल्स टू, MP इज नियरली इक्वल टू OP। MP देखो कहां है, दिख रहा है MP? अरे दिख रहा है ना बेटा, ये MP है ना, यहां से लेके यहां तक ये MP है, और बेटा यहां से लेके यहां तक ये OP है। तो बाई कंस्ट्रक्शन MP इज इक्वल्स टू OP, तो बेटा दैट इज इक्वल टू R1, बेटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू R1, क्योंकि OP क्या था? R1 ही तो था, R1 था ना। तो बेटा कोई मुझे बताएगा कि Mn किसके इक्वल होगा? N से लेके O तक, N से लेके P तक क्या था? R2। मैसिव मार्क प्लेग्राउंड, मैसिव मार्क प्लेग्राउंड, मार्क आ गया ना? छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर मुझे बताओ, अरे रुको यार, इधर ध्यान से सुनो। M से लेके P से लेके N तक डिस्टेंस क्या है? बताओ, P से लेके N तक डिस्टेंस क्या है? R2 है ना, R2 है, और M से लेके P तक डिस्टेंस क्या है? R1। कैसे R1 है? बाई कंस्ट्रक्शन। अरे बात समझ रहे हो? यहां से लेके यहां तक R2 है, यहां से लेके यहां तक R1 है, तो ये कितना बचा? R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 बचा। तो ये वाला बेटा कितना है? R2 माइनस R1, वहीं पर रख दिया, इधर ही रख दिया। R2 माइनस R1 बचा बच्चों ना, इधर ध्यान से, इधर फोकस करो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब देखो ये मैं जाती कर रहा हूं, ठीक है, सुनो बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो ही नहीं सकता। अरे समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन मैं जाती कर रहा हूं। अरे सुनो ध्यान से बेटा, इधर ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा कब हो सकता है? जैसे मान लो ये तीनों पॉइंट एकदम पास पास है, इधर ध्यान दो, तीनों पॉइंट एकदम पास पास है, और P वाला पॉइंट ऐसे है, तो बेटा ये एंगल बन रहा है यहां से ऐसे, देखो यहां से ऐसे बन रहा है, तो बेटा ये वाला एंगल और ये तीसरी वाली लाइन ऐसे बन रही है, तो ये वाला एंगल लगभग इसके बराबर है कि नहीं? बिकॉज डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। अरे क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे मान लो यहां से चंद्रमा की दूरी मुझे निकालनी है,
तो इरोस संपूर्णम से जो दूरी होगी और केबी प्लाजा से जो दूरी होगी सेम आएगी कि नहीं आएगी? और टिल्ट भी सेम आएगा चंद्रमा का। अरे ये समझने की बात है, बहुत मारूंगा मैं। गधा गधा, समझ गए? अरे कोई बात नहीं, समझ गए बात को कि नहीं बच्चों? अरे समझो, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उससे समझो कि मून बहुत दूर है ना, तो यहां से मेजर करूं या 100 मीटर 200 मीटर दूर से मेजर करूं, टिल्ट सेम आएगा, डिस्टेंस भी सेम आएगा। अरे लॉजिक है मेरी बात में। बेटा डाइपोल बहुत छोटा होता है, केमिस्ट्री से आया है ये डाइपोल। जैसे डाइपोल में आप लोग समझते हैं ना, HCl में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि L जो है, Cl जो है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो बेटा ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनको अपने पास खींच के रखता है। तो खींच के रखता है, तो इस पे क्या होता है? डेल्टा माइनस, और इस पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। तो डाइपोल बना कि नहीं? और डाइपोल बना, ये एक डाइपोल की तरह काम करता है। जब 11th में थे तो डाइपोल मोमेंट भी निकालते थे अमोनिया का, याद है कि नहीं? अगर 11th अगर हम पढ़ा हो केमिस्ट्री तो डाइपोल मोमेंट निकालते थे, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह। अरे छोड़ो बात, मेरी बात इतना समझो पहले। ये डाइपोल में, अब एक बात बताओ, HCl का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होगा कि नहीं? HCl का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होगा ना, तो उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस में बड़ा ले सकता हूं कि नहीं? बेटा उस लेवल पे खेल चल रहा है ये। अरे पूरा लॉजिक सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसे नहीं फिजिक्स होता है। किसको नहीं आया समझ में? हृदयांश को। बेटा इधर ध्यान दो, ये वाला एंगल थीटा हो गया ना, फाइनल स्टेप। अब देखो इन ट्राइंगल MNO, MNO, बेटा ये देखो ये बेस हो जाएगा। अरे ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस किसके इक्वल है? 2a के। बेटा ये 90 के सामने ये पूरा 2a है ना, और बेस किसके इक्वल है? थीटा। अगर ये है तो ये बेस माना जाएगा। अरे थीटा के साथ होगा तो ये बेस माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब जो दो बचे उनमें से एक बेस होगा, एक बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। तो जो थीटा जिसके साथ लगा होता है वो बेस होता है। तो बताओ यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालूं, क्या निकालूं? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा आएगा R2 माइनस R1 अपॉन 2a। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? R2 माइनस R1, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 2a। तो बेटा यहां से R2 माइनस R1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2a कॉस थीटा। पहला काम कर लिया हमने, R2 माइनस R1 एलिमिनेट कर लिया। अब R1 R2 की बारी। अरे रुक तो जाओ भाई, पूरा तो कर लो इसको। अब जारी मैं बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी क्लास के अंदर, इसलिए मैं शांत हुआ। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा कुछ, बाकी जो समझने वाले समझ चुके होंगे। अरे ठीक है, हो गया बेटा। बस अभी बस थोड़ा सा R2 माइनस R1 हट गया ना। अब देखो बेटा एक और एजम्पशन जो कि एकदम सही है, R1 इज नियरली इक्वल टू R2 इज नियरली इक्वल टू R। अरे फिर से वही मून वाला एग्जांपल, तुम नहीं समझ रहे हो। R1 इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो बेटा अब देखो, मैं इन दोनों को, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करूं ऊपर, तो बेटा देखो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इज इक्वल टू KQ लिख सकता हूं। R2 माइनस R1 की जगह क्या होगा बोलो? 2a cos थीटा होगा। और बेटा अपॉन R1 R2 की जगह क्या लिख सकता हूं? R स्क्वायर। बेटा क्योंकि R1 भी R के इक्वल है लगभग, और R2 भी R के इक्वल है, तो R स्क्वायर। बेटा R स्क्वायर होगा ना? बताओ दीपांशु, ठीक है? अरे आरुष ठीक है? नहीं तो बोलो एनसीईआरटी वाला लंबा वाला डेरिवेशन कराओ, 3 पेज वाला। तुम्हारी इच्छा है बाकी।
अरे ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन कर लिए थे कि नीचे? बेटा फाइनली फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू Q इंटू टू ए क्या होता है बताना? Q इंटू टू ए क्या होता है? P होता है। Q इंटू टू ए क्या होता है? P। तो ये हो जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अरे कैसे हुआ आरुष, तुम्हें समझ में आया? Q इंटू टू ए क्या हो जाएगा? P। तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, नोट कर लो। बेटा बताओ डन? दीक्षा समझ में आया? यस सर। करण? करण, श्रुति बेटा आया समझ? यस सर। ठीक है, इधर आया समझ में ना? आरुष, दिव्या आया समझ बेटा? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू। सुनो एक बात और, एक और बात सुनो, एक और बात। कल है फ्राइडे और कल होगा परफॉर्मर ऑफ द वीक का चुनाव। ठीक है ना? तो कल मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का नोटबुक लेके आना। परसों कर देना आपको, लेकिन कल तो डिसाइड हो जाएगा, कल जो आएगा वो आएगा। कोई बात नहीं, 2 से डिसाइड कर लेंगे आज। 2 अच्छे से पढ़े हो ना बेटा? कल परफॉर्मर ऑफ द वीक जो जितना अच्छे से पढ़ा हो आ जाना, ठीक है ना? सारी नोटबुक लेके आना, ठीक है बच्चों? जाओ। गुड इवनिंग सर। ठीक है बेटा, मनन ग्रुप में डाल देना इसको। हाँ बेटा बोलो।